हेलो एवरीवन, सारन गुरु डिजिटल दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10वीं कक्षा के इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और हमने चैप्टर 3 यानी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की चर्चा की थी। आज हम लोग इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट की ओर जा रहे हैं। ये इस कक्षा का इस वीडियो का चौथा पार्ट है और इस लेसन का आखिरी वीडियो होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, बाकी तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस वीडियो को खोज सकते हैं। आपको YouTube में जाना है और सर्च बार में लिखना है सारन गुरु। सारन गुरु लिखते हैं, यहाँ ढेर सारे सजेशन आने लगेंगे जिसमें सबसे ऊपर सारन गुरु डिजिटल दुनिया दिखाया जाएगा। जैसे ही आप इसको खोलते हैं आपको कुछ इस तरह का चैनल दिखाई देगा, जिसमें यहाँ तो वीडियो टॉप पर दिखाई दे रहा है, पार्ट 1 है ये, और भी सारे पार्ट दिखेंगे। लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे तो प्लेलिस्ट से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ आपको प्लेलिस्ट वाले टैब पर चले जाना है और नीचे यहाँ देख रहे हैं आप क्लास 10th हिस्ट्री बाय निहाल पांडे। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको अब तक अपलोड किए गए सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये चैप्टर 2 से रिलेटेड वीडियो है, समाजवाद और साम्यवाद, जो दूसरा लेसन था हम लोग का। इसके बाद से यहाँ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसी तरह जब नीचे आएंगे तो इसके बाकी तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। या अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सीधे देखिए ये प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस दिख रहे होंगे। सीधे आपको सर्च बार में लिख देना है क्लास 10th हिस्ट्री बाय निहाल पांडे। इतना सर्च करने के बाद से मेरा वीडियो सबसे ऊपर दिखाई देगा। आपको ये प्लेलिस्ट भी दिखाई देगी। आप चाहे तो प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वीडियो को भी खोल सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं अपने लेसन की ओर और क्लास के अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने वियतनाम में ये जो हिंद चीन का क्षेत्र था यहाँ तक, इसमें वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा की थी। ये हिंद चीन का क्षेत्र है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वियतनाम का एरिया। यह नाम, टोंकिन और कोचीन चीन सब वियतनाम के ही क्षेत्र हैं। हमने वियतनाम में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति देख ली। हमने फ्रांस में साम्यवादी सरकार की वियतनाम में साम्यवादी सरकार की स्थापना की बात पढ़ी थी, जो हो ची मिन्ह द्वारा की गई थी। इसके अलावा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो जेनेवा समझौते द्वारा बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ा। अमेरिका किस तरह से अत्याचार कर रहा था वियतनाम में, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की। और अंत में किस तरह से 1975 तक वियतनाम का एकीकरण हुआ, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद से हिंद चीन में दो और महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर आप लाओस का क्षेत्र देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे कंबोडिया का। इस वाले मैप में ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये लाओस है और ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है ये कंबोडिया है। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हिंद चीन के क्षेत्रों में जहां वियतनाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था, वहीं लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता था। लाओस में क्या क्या बदलाव आए, कैसे यहाँ शासन व्यवस्था बदली, किस तरीके से यहाँ क्रांति हुई, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लाओस का गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर होने वाला युद्ध। दो तरीके से युद्ध हो सकते हैं, एक या तो आंतरिक युद्ध होगा या फिर किसी अन्य देश से युद्ध होगा। जैसे भारत ने
पाकिस्तान और चाइना से 2 बार मतलब 3 बार युद्ध हुए हैं, 2 बार पाकिस्तान से, 1 बार चीन से। स्पष्ट रूप से खुले तौर पर जो युद्ध हुए हैं, बाकी छोटी मोटी लड़ाइयां और संघर्ष तो चलते रहते हैं। तो ये बाहरी युद्ध थे। गृह युद्ध का मतलब हो गया देश के भीतर ही। भारत में अभी तक गृह युद्ध नहीं हुआ है, आंतरिक अशांति फैली रही है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह की नौबत नहीं आई थी। गृह युद्ध का उदाहरण आप लोग अभी नेपाल में देख सकते हैं, जहां के युवाओं ने वहां की सरकार को उखाड़ फेंका था अपने प्रदर्शन के द्वारा, अपने आंदोलन के द्वारा। ये एक तरह के गृह युद्ध का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका में भी लंबे समय तक गृह युद्ध चला था, अब्राहम लिंकन के समय। वियतनाम में भी गृह युद्ध चला था, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच। और यहाँ लाओस में भी गृह युद्ध हुआ। और एक चीज कॉमन है, लाओस हो, कंबोडिया हो या वियतनाम हो, इन सबके गृह युद्ध के पीछे एक ही कॉमन फैक्टर था, वो था अमेरिका। अमेरिका इन क्षेत्रों को पूंजीवादी देश बनाना चाहता था, जबकि यहाँ पर रूस और चीन के नजदीक होने के कारण साम्यवादी प्रभाव बढ़ते जा रहा था। ऐसी स्थिति में अमेरिका अलग अलग साजिशें रचता है ताकि हिंद चीन के क्षेत्रों में शांति स्थापित न हो सके और वो लोग अमेरिका समर्थित पूंजीवादी खेमे में शामिल हो जाएं। यहां पर क्या होता है, जब जेनेवा समझौता होता है तो लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य माना गया था। जेनेवा समझौता वही था जिसके द्वारा वियतनाम को 2 हिस्सों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था। वियतनाम युद्ध काल के दौरान लाओस में 3 राजकुमारों, ये राजकुमार असल में सौतेले भाई थे, यानी कि राजा के 3 अलग अलग रानियों से उत्पन्न संतानें थी। इन्होंने अपना अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। कौन कौन से 3 थे? पहला था सुवर्णफुमा, ये वहां की भाषा का नाम है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको। दूसरा था सुफनबोंग, या कॉमनली इसको पाथेटलाओ के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध था, ज्यादा जाना जाता था। और तीसरा नाम था फूमी नौसवान। तीनों की राजनीतिक विचारधारा भी अलग अलग थी। सुवर्णफुमा जो था ये तटस्थवादी था, यानी कि ये किसी एक खेमे में, ये पूंजीवादी या साम्यवादी खेमे में शामिल नहीं होना चाहता था, ये दोनों से न्यूट्रल रहना चाहता था। जबकि सुफनबोंग या पाथेटलाओ जो था ये वामपंथी था, यानी कम्युनिस्ट था, यानी कि साम्यवादी था। और फूमी नौसवान जो था ये दक्षिणपंथी था, यानी कि राइट विंग को मानने वाला था। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ सबके समानता की या राजा प्रजा सबके समानता की बात की जाती थी, राज्य की समाप्ति की बात की जाती थी, जबकि दक्षिण पंथ में जनता के अधिकारों के ऊपर राष्ट्र के अधिकारों को महत्व दिया जाता है। तो ये 3 राजकुमार या 3 सौतेले भाई जो थे, इनमें अपनी राजनीतिक विचारधारा में अंतर होने के कारण आपस में युद्ध होने लगा। 1955 में चुनाव होता है और उसके बाद से सुवर्णफुमा की सरकार बनती है। सुवर्णफुमा ये पहला भाई जो कि तटस्थतावादी था, जिसका पाथेटलाओ ने, ये दूसरा राजकुमार जो वामपंथी था, इसने विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब हो गया छापामार युद्ध। सीधे तौर पर जब ये लोग युद्ध में जीत नहीं पाते थे तो छुप छुप के वार करते थे, यानी अचानक से हमला कर देना, सीधे मैदान में उतर के युद्ध में भाग न लेना। 1957 में एक समझौता होता है 2 साल तक गुरिल्ला युद्ध चलने के बाद से, लेकिन यह समझौता टूट जाता है दोनों के बीच, यानी पाथेटलाओ और सुवर्णफुमा के बीच एक समझौता हो गया कि अब युद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन यह समझौता टूट जाता है और दोबारा युद्ध शुरू हो जाता है। अब जब ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे होते हैं तब तक तीसरे भाई को मौका मिल जाता है, फूमी नौसवान को, और फूमी नौसवान मौका पकड़ वहां दक्षिणपंथी यानी राइट विंग की सरकार बना देता है। 3 माह तक ये सरकार किसी तरह से चलती है, फूमी नौसवान की दक्षिणपंथी सरकार, लेकिन वहां का जो कैप्टन कांगली होता है, सेना का जो प्रमुख होता है, वो सत्ता से हटा देता है फूमी नौसवान को और उसकी अगुवाई में सैन्य सरकार, जैसे पाकिस्तान में काफी लंबे समय तक सेना की सरकार रही थी, वैसे ही यहाँ कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार का गठन किया जाता है। लेकिन क्या होता है, तीनों भाइयों ने मिलकर उसे भगा दिया। ये एक बहुत मजेदार चीज आप लोग देखेंगे यहाँ पे। पहले तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, हम राज करेंगे हम राज करेंगे,
जैसे ही चौथा आता है ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और इसको मारकर चौथे को बाहरी आदमी को मारकर वापस भगा देते हैं। यानी कि एक बहुत ही अच्छी यूनिटी का ये लोग परिचय देते हैं। इससे एक सीख आप लोग ये भी ले सकते हैं कि जब घर के मामले में हम लोग आपस में भले ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, लेकिन जब किसी बाहरी से झगड़ा हो वैसी स्थिति में हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। जैसे कि देश में हम लोग आपस में विभिन्न मुद्दों पर, जाति के, धर्म के या किसी अन्य चीज के मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया उस समय सारा देश धर्म, जाति, राजनीतिक दलों का भेदभाव मिटाकर, यहां तक कि राजनीतिक दल भी जो पूरे दिन एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, वो विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ मिल गया। सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो गई कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन वहां बाहरी था। यहां पर भी दुश्मन बाहरी होता है कैप्टन कांगली, इसलिए तीनों भाई आपस में मिल जाते हैं और उसको मारकर भगा देते हैं वहां से। आगे क्या होता है, मई 1961 में आप लोग को याद होगा कि जब जेनेवा समझौता हुआ था उस समय भारत, कनाडा और पोलैंड तीन देशों को पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था कि ये लोग हिंद चीन में शांति की स्थापना करें। जब ये गृह युद्ध बार बार लगातार होते रहता है लाओस में, तो भारत यहां पर पहल करता है मई 1961 में और लाओस की समस्या के समाधान हेतु 14 राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया जाता है, विश्व के 14 प्रमुख राष्ट्रों का। इसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति बनती है। यानी कि तीनों में झगड़ा, जैसे गांव में झगड़ा होता है संपत्ति को लेकर, भाई भाई में विवाद हो जाता है, पंचायत बैठती है तो पंचायत क्या निर्णय लेती है, पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों को बराबर बराबर अधिकार दे देती है। यहां पर भी ऐसे ही एक पंचायत की गई और कहा गया कि जब तीनों भाई राजकुमार हैं तो तीनों भाई मिलजुल कर शासन करें, तीनों भाई एक साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन कर लें और सरकार चलाएं। इस पर सहमति बन जाती है, लेकिन अमेरिकी षड्यंत्र के कारण शीघ्र ही गृह युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। जब अमेरिका देखता है कि यहाँ शांति की स्थापना हो गई तो अमेरिका से ये बर्दाश्त नहीं होता है, पुरानी आदत रही अमेरिका की दादागिरी की। तो यहाँ पर अमेरिका पुनः साजिश करता है और उसके चलते गृह युद्ध लाओस में दोबारा से प्रारंभ हो जाता है। तीनों भाइयों में झगड़ा दोबारा प्रारंभ हो जाता है। चुनाव द्वारा सुवर्ण फुमा को प्रधानमंत्री और सुफन बोंग को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन की बात की गई तो चुनाव हुआ और सुवर्ण फुमा को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, साथ ही सुफन बोंग को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन अब पाथेट लाओ को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ समय तक तो ये साथ में शासन करते हैं, लेकिन 1970 में लाओस पर आक्रमण कर देता है और जार्स के मैदान पर कब्जा कर लेता है। यहां मैप में आप लोग को जार्स का मैदान दिख जाएगा। ये देखिए, ये है प्लेन ऑफ जार्स, यहां मार्क किया हुआ है। ये वाला एरिया जो है प्लेन ऑफ जार्स यानी जार्स का मैदान है। ये साउथ वियतनाम है, ये नॉर्थ वियतनाम है। नॉर्थ वियतनाम से सटे जो लाओस का क्षेत्र है यहीं पर जार्स का मैदान देखने को मिलता है। तो यहां पर पाथेट लाओ 1970 में कब्जा कर लेता है। 1971 में अमेरिकी सेना यहां लाओस में आ जाती है और हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करने का प्रयास करती है, लेकिन उसे प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। पुनः मैप पर चलते हैं। ये हो ची मिन्ह मार्ग है, इधर लाओस है, इधर वियतनाम है, यहाँ कंबोडिया है, ये थाईलैंड का रीजन है। तो ये हो ची मिन्ह मार्ग जो है यहां से लेकर कर नॉर्थ वियतनाम से लेकर साउथ वियतनाम तक फैला है, लेकिन ये कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तीनों देशों की सीमा को साझा करता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर यह मार्ग वियतनाम और लाओस की सीमा पर है, यहां पर वियतनाम और लाओस की सीमा पर है, यहां पर लाओस और कंबोडिया की सीमा पर है,
यहाँ पर कंबोडिया और वियतनाम की सीमा पर है। तो इस तरह से तीनों देशों की सीमा से यह गुजरता है। अमेरिका बार बार प्रयास कर रहा था कि इस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इसमें सफल वो हो नहीं पाता है। अंततः अमेरिका को लाओस से वापस निकलना पड़ा और वह लाओस में साम्यवाद के प्रसार को रोकने में असफल रहा। जब बाहरी शक्ति का इंटरफेयर समाप्त हो गया तो ऐसी स्थिति में यहां पर वापस मौका मिल गया इन तीनों भाइयों को और वामपंथी सरकार के यहां स्थापना हो जाती है। यहां पर सुफर्णबोंग या पथेटलाव जो होता है उसके नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। अब तीसरा देश आता है कंबोडिया। हमने वियतनाम के बारे में पढ़ा, लाओस के बारे में पढ़ा और अब यहाँ तीसरे देश कंबोडिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल में यहाँ कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी जिसे भारतवंशी शासकों ने स्थापित किया था। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसे अंगकोर वाट मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी कंबोडिया की बात कर रहे हैं। कंबोडियाई संकट, क्या संकट आया था वहां पर? 1954 में जब स्वतंत्र हो जाता है कंबोडिया तो यहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। यानी राजतंत्र तो था लेकिन संवैधानिक नियमों के हिसाब से चलने वाला, यानी कि राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था, उसे मंत्रिमंडल के सलाह से ही चलना होता था और संसद जैसी व्यवस्था वहां पर थी। और यहां पर राजा किसको बनाया गया? नरोत्तम सिंहानुक को। नरोत्तम सिंहानुक को जब राजा बनाया जाता है तो उसने गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता का मतलब हो गया कि किसी भी दल में शामिल नहीं होना। ये भारत इसी समय नैम को लेकर आया था। नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता आंदोलन। इसका मतलब था कि न तो हम पूंजीवादी खेमे में शामिल होंगे न ही साम्यवादी खेमे में शामिल होंगे। और इसी नीति का अनुसरण कंबोडिया के राजा नरोत्तम सिंहानुक भी करते हैं और वे तटस्थ रहते हैं विश्व में चल रहे विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे युद्धों से। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन यानी कि सीटों में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। सीटों पर अमेरिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण था जिसका प्रयोग वो कर रहा था। जैसे अभी नाटो है वैसे ही उस समय यहाँ पर सीटो हुआ करता था और इस संगठन का अमेरिका प्रयोग कर रहा था हिंद, चीन और उसके आसपास के क्षेत्रों यानी दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में अपनी धौंस जमाने के लिए, साथ ही रूस और चीन के साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए। जब मई 1965 में वियतनाम और कंबोडिया पर अमेरिका आक्रमण करता है तो नरोत्तम सिंहानुक इससे क्रोधित हो जाते हैं और अमेरिका से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लेते हैं। बार बार 1965 में हो ची मिन्ह मार्ग और उससे सटे क्षेत्रों पर हमला होता है जिसका नुकसान कंबोडिया को भी पहुंचता है क्योंकि कंबोडिया की सीमा पर भी हो ची मिन्ह मार्ग जाता है। अब क्रोधित होकर अमेरिका क्या करता है? 1969 में कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में विषैली बारिश करवाता है जिससे लगभग 40,000 एकड़ रबड़ की फसल नष्ट हो जाती है। पिछले वीडियोस में भी हमने चर्चा की थी इस चीज की कि किस तरीके से एजेंट ऑरेंज और नापाम की वर्षा करवाई जाती थी। तो यहाँ एजेंट ऑरेंज का प्रयोग करता है अमेरिका और इसका प्रयोग करने से 40,000 एकड़ रबड़ की फसल नष्ट हो जाती है। अब नरोत्तम सिंहानुक जो होता है ये सोवियत संघ, चीन और पूर्वी जर्मनी तीनों देश साम्यवादी हैं, ध्यान रखिएगा, इनसे राजनयिक संबंध बढ़ाते हैं। यानी कि पूंजीवादी देशों से क्रोधित हो गए ये अमेरिका की इस हरकत के कारण और साम्यवादी देशों से अपनी नजदीकी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका ने सिंहानुक पर वियतकांग समर्थक होने का आरोप लगाया। अब ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता, झगड़ा करने का बहाना खोजते रहता है। अब कोई बहाना इसको मिल नहीं पाता तो आरोप लगाता है कि ये वियतकांग यानी कि जो वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति सेना थी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में गठित हुई
और जिसने सशस्त्र विद्रोह किया था अमेरिकी शासन के विरुद्ध या फिर पूंजीवाद के विरुद्ध भी कह सकते हैं, तो उसका समर्थक होने का आरोप लगाया नरोत्तम सिहानुक पर। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण मार्च 1970 में राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को पदच्युत कर दिया। पदच्युत यानी कि पद से हटा दिया, यानी कि वहां की जो संसद थी कंबोडिया की, वो अपने राजा को उसके पोस्ट से हटा देती है और जनरल लोन नोल नाम है, ये लोन नोल की सरकार बनी जो अमेरिका समर्थित थी। आपको याद होगा कि वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के समर्थन वाली बाओ दाई सरकार बनती है और उसी तरह से कंबोडिया में अमेरिका के समर्थन वाली लोन नोल की सरकार बनती है जो कि सेना का जनरल हुआ करता था। नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग जो है नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग, ये बीजिंग का पुराना नाम है, चीन की जो राजधानी है बीजिंग, इसी का नाम पहले पेकिंग हुआ करता था। यहाँ पर निर्वासित सरकार, निर्वासित यानी कि देश से उसको निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर निर्वासित सरकार का गठन करता है और अप्रैल 1970 में नई सरकार के विरुद्ध यानी लोन नोल सरकार के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर उत्तरी वियतनाम और वियतकांग के सैनिक जो रहते हैं वो भी अमेरिका के विरुद्ध साथ देते हैं नरोत्तम सिहानुक का, और जीतते हुए, विजयी होते हुए इनकी सेना नरोत्तम सिहानुक की कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह की ओर बढ़ने लगती है, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों को जीत जाती है और राजधानी की ओर अब बढ़ने लगती है। अब अमेरिका को लगता है कि उसकी बहुत दुर्गति हो जाएगी, वियतनाम में भी हार रहा है, कंबोडिया में भी हारेगा, तो सेना भेजता है दक्षिणी वियतनाम से अपनी सेना कंबोडिया में भेज देता है। यहां मैप पर देखते हैं, ये देखिए, ये दक्षिणी वियतनाम का एरिया है और ये रेड हिस्से में कंबोडिया है। तो इस क्षेत्र में अमेरिका की सेना थी जो बाओ दाई सरकार की रक्षा के लिए थी और यहां से सेना प्रवेश कर जाती है कंबोडिया में। ये देखिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है यहां पर, जिसकी ओर नरोत्तम सिहानुक बढ़ रहे थे। अब क्या होता है, अमेरिकी जनता के विरोध के कारण राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इस हरकत का एक तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी और बेकार के युद्धों में उलझने के चलते अब अमेरिकी जनता जो थी उब चुकी थी इससे, तो विरोध करने लगती है युद्धों का। वहां के राष्ट्रपति निक्सन पर दबाव बनाती है कि अमेरिका की सेना को वापस बुलाया जाए, परंतु दक्षिणी वियतनाम की सेना कंबोडिया में ही रुक गई। अमेरिका की सेना तो वापस लौट जाती है, लेकिन अब दक्षिणी वियतनाम की बाओ दाई सरकार की जो सेना थी वो रुक जाती है कंबोडिया में ही और लड़ने लगती है, युद्ध करने लगती है नरोत्तम सिहानुक की सेना के साथ। अब इंडोनेशिया यहां पर पहल करता है। इंडोनेशिया समीपवर्ती राष्ट्र होने के कारण यहां मैप में देखते हैं हम लोग, इंडोनेशिया इस क्षेत्र में है, मैप पर पूरा आ नहीं पाया है। ये हिंद चीन वाला एरिया हो गया और इसके बिल्कुल पास में ही है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों से ये रिक्वेस्ट करता है कि कंबोडिया में हस्तक्षेप किया जाए और युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाए। तो 16 मई 1970 को इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एक सम्मेलन होता है, लेकिन इस सम्मेलन में निर्णय तो लिया जाता है कि युद्ध रोक दिया जाएगा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी सहमति बनने के बाद भी जनरल लोन नोल और नरोत्तम सिहानुक की सेना के बीच लड़ाई चलती रही। 9 अक्टूबर 1970 का दिन आता है। क्या होता है इस दिन? नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर देता है, यानी घोषणा करता है कि यहां से अब राजतंत्र समाप्त किया जाता है
और शासन का प्रमुख चुनाव द्वारा खोजा जाएगा। लेकिन गृह युद्ध अगले 5 वर्षों तक चलते रहता है। 1970 में यह घोषणा होती है, लेकिन कभी युद्ध समाप्त हो नहीं पाता। अगले 5 वर्षों में 1975 में सिहानू की लाल खुमेरी सेना, इनकी सेना को कहा जाता था लाल खुमेरी सेना, यह सेना जीतते हुए आगे बढ़ती है और लोन नोल को, जो वहां का जनरल था, उसको भागना पड़ता है। जब लोन नोल भाग जाता है, उसके बाद नरोत्तम सिहानुक दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन अब यहां पर वो राजा नहीं बनते, राष्ट्रपति बनते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब कंबोडिया एक गणराज्य होगा, न कि यहां पर राजतंत्र होगा। तो ये राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन 1978 में 3 साल शासन करने के बाद से राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और इसी दौरान कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया जाता है। यानी प्राचीन काल का कंबुज गणराज्य पहले कंबोडिया बनता है और उसके बाद से ये कंपूचिया बन जाता है। इस समय यहां पर खियू सम्फान और पोल पोट जैसे आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ। खियू सम्फान और पोल पोट के जो लोग थे, जो सदस्य थे, जो नेता थे, ये दोनों, ये एक तरह से जैसे भारत में नक्सली होते हैं, वैसे ही कुछ ये लोग भी थे, जिन्होंने पूरी तरह से यहाँ आतंक का दौर शुरू कर दिया। यानी सरकार के समर्थकों को या गणराज्य के समर्थकों को मारना, उनकी हत्या करना, उनकी संपत्ति नष्ट करना, ये सारे कार्य इन अतिवादी संगठनों ने शुरू कर दिए। 1979 में हेंग सामरिन नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसने संयुक्त मोर्चा बनाया और इन दोनों संगठनों को, खियू सम्फान और पोल पोट को पराजित करने में सफलता पाई। अब यहां पर क्या होता है, खियू सम्फान और पोल पोट में कुछ को चीन समर्थन दे रहा था और एक पार्टी को रूस समर्थन दे रहा था। जब हेंग सामरिन यहां पर इन दोनों को हरा देता है, तो रूस और चीन, चूंकि ये दोनों अतिवादी संगठन चीन से उपजे हुए थे, तो चीन इनके समर्थन में था, जबकि रूस साम्यवादी देश होने के चलते कंबोडिया की सहायता करना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में इन दोनों में आपस में ही झगड़ा हो जाता है और चीन दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है, यानी अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगता है। और आज भी, इतने वर्षों के बाद भी, इस क्षेत्र में 9 डैश लाइन को लेकर विवाद चलते रहता है। इस प्रकार अमेरिकी नीति कंपूचिया मामले में सफल नहीं रही, किंतु रूस चीन को आमने सामने लाने की उसकी नीति सफल हो गई। सारे मुसीबतों की जड़ एक ही थी, अमेरिका। तो ये कंपूचिया या कंबोडिया के मामले में ये अपनी सरकार तो वहां नहीं बना पाया और न ही इनको पूंजीवादी खेमे में शामिल कर पाया, लेकिन रूस और चीन, जो 2 मुख्य साम्यवादी देश थे और उसके प्रतिद्वंद्वी बन के उभर रहे थे, उन दोनों को आपस में लड़ाने की नीति अमेरिका की सफल हो गई और ये एक तरह से अमेरिका की कूटनीतिक विजय कही जा सकती है। सामरिक विजय तो नहीं हो पाई, क्योंकि नरोत्तम सिहानू की सेना ने बुरी तरह से अमेरिकी सेना को हराया, लेकिन अपनी कूटनीति को सफल बनाते हुए अमेरिका यहाँ 2 साम्यवादी देशों को लड़ाने में सफल हो गया। और इसके साथ ही हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो हमारा चैप्टर था वो समाप्त हो गया। और अब वह महत्वपूर्ण सूचना जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बताया गया था, क्लास 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल्द ही सारन गुरु डिजिटल दुनिया चैनल पर इन दोनों कक्षाओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसे क्रैश कोर्स आप लोग कह सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स आप लोग के लिए अपलोड कर भी दिए गए हैं, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड जो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इनमें से एक भी वीडियो से आप चूके नहीं और बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल history@saran-guru पर लिखकर भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कक्षा में नए वीडियो के साथ और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।